नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम हेडलाइंस। संसद के शीतकालीन सत्र में आज फिर एसआईआर पर होगी चर्चा। लोकसभा में चुनाव सुधार पर कल 6 घंटे हुई थी चर्चा। सीआईसी के चयन के लिए पीएम मोदी की अध्यक्षता वाली समिति की आज होगी बैठक। सांसद राहुल गांधी भी होंगे शामिल। बंकिम चंद्र चटर्जी को बंकिम दा कहने पर टीएमसी पश्चिम बंगाल में प्रदर्शन करेगी। आज प्रधानमंत्री मोदी से माफी की मांग करेगी टीएमसी। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता कैबिनेट के साथ दिवाली मनाएंगी। सरकारी बिल्डिंग को दिवाली की तरह सजाया जाएगा। लाल किला पर दिवाली की तर्ज पर दिए जलाएंगे। गोवा अग्निकांड का मामले में नाइट क्लब के 4 मालिकों में से एक अजय गुप्ता गिरफ्तार। सीएम के आदेश के बाद सभी अवैध क्लब गिराए जाएंगे। और गुजरात के कच्छ में देर रात आया भूकंप। रिक्टर स्केल पर 3.7 रही भूकंप की तीव्रता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। खबर फरीदाबाद से है, जहां इंसानियत को शर्मसार करने और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। आपको बता दें, पल्ला थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग बच्ची के साथ एक युवक ने दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मामले में आपको बता दें कार्रवाई करते हुए पिंटू नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जानकारी देते हुए एसीपी संजीव कुमार ने बताया कि बच्ची घर से ट्यूशन के लिए निकली थी, तभी पिंटू नामक व्यक्ति नशे की हालत में बेटी को अपने साथ ले गया और बाद में नाबालिग बच्ची की हत्या कर उसे उसी के घर से करीब 500 मीटर दूर झाड़ियों में फेंककर मौके से फरार हो गया। हालांकि जिस समय नाबालिग लड़की को आरोपी ले जा रहा था तो उसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। परिजनों की शिकायत के बाद सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस ने बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है और आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। के ले आता था, खिलाता था, पिलाता था। तीनों बच्चा के ले जाता था और वो एक रूम में उसको भी खिलाता था, पिलाता था। बच्चा को तो आप लोग कहाँ थे उस दौरान जब ये हुआ? जब मेरा हस्बैंड नाइट ड्यूटी करके सोए थे। मैं वो लोग को खिला पिला के स्कूल से खिलाया पिलाया हूँ। खिला पिला के छत पर ले जाके बैठाया हूँ। इन लोग के पढ़ने बैठाया हूँ छत पे धूपा में। छोटी वाली की खेल रही थी वहीं, ये कहनी तुम लोग पढ़ाई कर लो, ट्यूशन टाइम होने वाला है, ट्यूशन भी जाना है, तो ये लोग पढ़ाई करते हैं। तो पढ़ाई करके फिर थोड़ा देर ये लोग खेला दोनों भाई बहन। क्या कि वो तो रिपोर्ट में था कही जाएगी दुष्कर्म की है, उसके बाद में उसको जान से मार। कौन था वो बंदा? अब ये बंदा तो सर मतलब आप जानते थे क्या उसको? मतलब मम्मी जानती थी, बच्ची की मम्मी वगैरह? मम्मी पापा इनको जानते हैं, उनको जानते थे। मैं बच्चे को खिलाता था। बच्चे के जैसे बच्चे तो होते ही हैं। जी जी। दे दिया तो बिस्कुट दे दिए तो बच्चे तो अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो कल कितने बजे से गायब थी बच्ची? 4:30 बजे सर। 4:30 बजे से। अच्छा, जो बच्ची को बरामद जो पुलिस ने किया है, कैसी हालात थी उसकी, कुछ अभी सर हम लोग जो वहाँ पर मौजूद नहीं देखे हैं, वो पुलिस ने ही बरामद किया है। किस पुलिस ने बरामद किया है वो अपना पुलिस ही बताएंगे डिटेल। अच्छा। हरकेश नगर से एक शिकायतकर्ता ने थाने में शिकायत दी कि उसकी 5 साल की बेटी तो कल शाम 4:30 बजे से जो है एक लड़का है जो पिंटू नाम बताया उसका FIR में करके और तो लेके गया है। उसने कई फुटेज में देखा और उसको तलाश कर रहा है। मुझे डाउट है कि वो उसके साथ कोई गलत काम करे। तो थाना पल्ला की टीम और क्राइम ब्रांच बॉर्डर दोनों की टीम जो है उन्होंने पूरी जो है उसको काबू किया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मुरैना से अहम खबर है। सागर में भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में बम स्क्वाड के 4 जवानों की मौत हुई है, एक घायल हुआ है। नेशनल हाईवे 44 पर यह भीषण हादसा हुआ है। बांदरी गांव के पास ट्रक और BDS के वाहन की भिड़ंत हुई है। बालाघाट के
बालाघाट से ड्यूटी कर वापस मुरैना लौट रहे थे जवान। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तो ट्रक और बीडीएस के बीच हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 44 पर यह हादसा हुआ है। नेशनल हाईवे 44 पर बांदरी गांव के पास ये दर्दनाक हादसा हुआ है। बालाघाट से ड्यूटी कर वापस मुरैना लौट रहे थे जवान। घटना के बाद पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। सागर में मुरैना से खबर आपको दिखा रहे हैं। सागर में भीषण सड़क हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 44 पर बांदरी गांव के पास हादसा हुआ। ट्रक और बीडीएस वाहन के बीच भिड़ंत हुई है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रतलाम से है, जहां रतलाम जिले के जावरा बड़ौदा मार्ग पर बुधवार को एक निजी स्कूल के बच्चों को ले जा रही मैजिक वैन अनियंत्रित होकर पलटने से बड़ा हादसा हो गया। ये दुर्घटना जावरा से बड़ौदा बीरपुरा मार्ग के बीच हुई है। आपको बता दें, वाहन में कुल 25 बच्चे सवार थे, जिनमें से 15 छात्र छात्राएं घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की डायल 112 टीम तुरंत मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी घायल बच्चों को जावरा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार मिला। घायलों में से 2 बच्चों की चोटें गंभीर होने के कारण उन्हें तत्काल उपचार के लिए रतलाम रेफर कर दिया गया। हादसे की जानकारी मिलते ही रतलाम के एडिशनल एसपी विवेक कुमार लाल और जावरा के एसडीएम सुनील जायसवाल सहित पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी अस्पताल और घटनास्थल पर पहुंचे। एसडीएम सुनील जायसवाल ने दुर्घटना को गंभीरता से लेते हुए मामले की तत्काल जांच के आदेश दिए। उन्होंने विशेष रूप से स्कूल वाहन संचालन में संभावित लापरवाही की संभावनाओं की जांच करने और ऐसे मामलों में कड़े कदम उठाने के निर्देश जारी किए हैं। उनसे पूछने गए ना, हम 50 बार बोल चुके हैं उनको, मगर आपकी गाड़ी का बीमा नहीं है, टायर सही नहीं है। इसमें मैंने अभी जो ब्लॉक एजुकेशन ऑफिस है ज्योति मैडम, उनसे अभी तत्काल संपर्क करके जहां पर जिस स्कूल से संबंधित ये जो वाहन वगैरह था उसकी जांच के लिए मैं निर्देशित किया है। इसके अतिरिक्त मैं सभी बीईओ को भी मैंने बता दिया है कि अन्य स्कूल और आपके अंडर में जो भी आए उनका तत्काल एक अभियान चलाकर उनके संबंधित जांच की जाए। वाहनों की फिटनेस, ड्राइवर का नाम, उनकी लाइसेंस वगैरह, बीमा, उनकी स्थिति, ये सभी को मतलब जांच करके इसका स्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित करने का था। ये बड़ौदा थाना अंतर्गत एक निजी स्कूल की छुट्टी हुई थी, तो जिसमें मैजिक वाहन से बच्चे घर जा रहे थे, जिसका एक्सीडेंट हो गया। इसमें अभी यहाँ पे हमारे पास सिविल अस्पताल जावरा में 6 बच्चे और ड्राइवर आए इलाज की, तो इनका इलाज कराया जा रहा है। इसको तत्काल 112 खबर होने पर हमारे जो पुलिस कर्मचारी उन लोगों ने तत्काल ला करके यहाँ पे एडमिट कराया है और हम इस प्रकरण को की जांच कर रहे हैं। आए हुए साक्ष्यों के आधार पर इसमें कार्रवाई करेंगे। पता नहीं क्या हुआ, अचानक से। कहाँ से कहाँ जा रहे थे आप लोग? बड़ौदा से बीरपुर। कितने बच्चे सवार थे? 25 होंगे। गलती किसकी, क्या कंडीशन क्या रही? अचानक एक्सीडेंट हुआ कैसे? मैजिक पहले बोली थी और फिर अचानक से ही पलटी खा गई। के अंदर बच्चों को सिस्टम भी गाड़ी चला रहा था, ड्राइवर किस तरह से गाड़ी चला? नहीं, ड्राइवर तो ठीक था बेचारा, उसकी कोई गलती नहीं थी। एक्सीडेंट हुआ है? जी जी सर। कितने बच्चे थे? बच्चे सर अनुमानित मतलब 20 से 25 बच्चे होंगे एक मैजिक में।
क्या क्या कंडीशन रही? कंडीशन क्या रही, मतलब अचानक जैसे गांव के पास में पुलिया है, पुलिया में गाड़ी चली गई। अब वहाँ मौजूद हम नहीं थे, बच्चे थे, बच्चों ने बताया कि मतलब अचानक से आवाज आई गाड़ी में से और गाड़ी पलटी खा गई। टोटल तो क्या 7 8 बच्चे अभी हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे करके 1 2 और आ रहे हैं, तो अभी देखना पड़ेगा टोटल कितने। लेकिन गंभीर रूप से तो ज्यादा लोग नहीं है, एक बच्चा है, उसको थोड़ा हुआ है, मैंडिबल में दिक्कत। क्या यहाँ से रेफर किया? अभी उसको करा रहे हैं वो लोग, एक बार एक्सरे करा के देख रहे हैं कि क्या है, कितना इंजरी, कितना इंटरनल इंजरी कितनी जा रही है। अगर कुछ फ्रैक्चर वगैरह मिलेगा तो करना पड़ेगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर रतलाम से है, जहां हरदा जिले में जन क्रांति न्याय यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें 21 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन किया जाएगा, जिसके आह्वान को लेकर जावरा में बड़ी रैली निकाली गई है। रतलाम के जावरा में करणी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर के नेतृत्व में गुना चौक, पुल बाजार, शंकर मंदिर से जन क्रांति न्याय यात्रा निकाली गई है, जिनमें जावरा शहर सहित कई जिलों के लोग शामिल हुए। ये यात्रा शहर भर से होते हुए चौपाटी, पिपलौदा रोड चौराहे से होते हुए पत्रकार कॉलोनी पहुंची, जहां जीवन सिंह शेरपुर द्वारा एक आम सभा को संबोधित करते हुए, जिसमें लोगों से 21 दिसंबर को हरदा जिले में पहुंचने का आह्वान किया गया है। आपको बता दें, शेरपुर ने बताया है कि हमारी सूत्रीय मांगे हैं जो हरदा जिले में जन क्रांति न्याय यात्रा निकालकर सरकार के समक्ष रखी जाएंगी। पूरी तरीके से लोकतांत्रिक और 21 सूत्रीय मांगों को लेकर क्या मुख्य उसमें सबसे बड़ी मांग हमारी है, स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर किसानों की फसलों के भाव तय हो, और जो किसानों को जो बिजली है वो जो रात में मिल रही है वो दिन में मिले, ताकि सिंचाई में कोई समस्या नहीं आए, खाद बीज की व्यवस्था समय पे हो जाए। और जो भर्ती आयोग की हम मांग कर रहे हैं, उसमें दूसरी मांग हमारी है कि भर्ती आयोग बने, ताकि 5 सालों में कितनी भर्तियां सरकार निकालेगी कार्ड बना के लगाए, ताकि विद्यार्थियों को जो कंपटीशन एग्जाम है उसकी तैयारी करने में परेशानी नहीं है, क्योंकि कई 10-10 साल हो गए अभी तक 2 स्टार की भर्ती नहीं निकली। ऐसी कई। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर रतलाम से है, जहां 4 लाइन हाईवे स्थित ग्राम परवलिया के समीप मंगलवार रात करीब 8 बजे एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। ये तेज रफ्तार एक टैंकर की आमने सामने जोरदार भिड़ंत हुई है। ये टक्कर इतनी भीषण थी कि टैंकर का चालक अपने वाहन के अंदर बुरी तरह से फंस गया। चालक को बाहर निकालने के प्रयास तुरंत शुरू किए गए, लेकिन 1 घंटे से अधिक समय तक वह फंसा रहा। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार घायल टैंकर चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। एम्बुलेंस की सहायता से घायल चालक को तुरंत जावरा सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार टैंकर चालक के पैरों और पसलियों में गंभीर चोटें आई हैं और उसका इलाज अस्पताल में जारी है। टक्कर के कारण 4 लेन पर कुछ देर के लिए यातायात प्रभावित हुआ, जिसे पुलिस ने सामान्य कराया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। इधर एक तरफ से इधर फंसा ले और एक तरफ से उधर फंसा। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर भिंड से है, जहां गोहद थाना क्षेत्र के हबीपुरा गांव में 15 अक्टूबर को हुए संजीव पवैया हत्याकांड के आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर मृतक के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा है। मंगलवार दोपहर बड़ी संख्या में परिजन और ग्रामीण भिंड स्थित पुलिस अधीक्षक एसपी कार्यालय पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। आक्रोशित महिलाओं ने एसपी कार्यालय में घुसने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिसकर्मियों से उनकी धक्का मुक्की हुई। हालात बिगड़ते देख एसपी डॉक्टर असित यादव को खुद बाहर आकर प्रदर्शनकारियों को शांत कराना पड़ा। परिजनों ने प्रदर्शन के दौरान गोहद टीआई अभिषेक गौतम पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि टीआई ने आरोपी पक्ष से पैसे लेकर मिली भगत की, जिस कारण
पुलिस जानबूझकर गिरफ्तारी में देरी कर रही है। परिजनों ने एसपी डॉक्टर यादव को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी 7 दिनों के भीतर नहीं हुई तो वे जिला मुख्यालय पर उग्र आंदोलन करेंगे। एसपी ने परिजनों को निष्पक्ष जांच और जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। यदि उन्होंने एक कार्य कर दिया घटना, यदि दूसरी घटना यदि कोई दूसरी किसी प्रकार की घटना होती है हमारे घर पे तो इसका घटना 15 अक्टूबर की है। मेरा भतीजा खेत में गया था वो गांव में, तो वहां पर कुछ लोगों ने गोली मार उसकी हत्या कर दी है। आज तक किसी भी हत्यारे को पकड़ा नहीं गया है। हमने आवेदन भी दे दिया, गोद में भी आवेदन दे दिया, 2 महीने होने को आए। ठीक है, इसमें टीआई और गिरिराज गुर्जर जो एक्स पुलिस वाला है गोद में थाने के हमने उसकी जिम है, मिलीजुली वक्त से आरोपी गणों को बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। टीआई साहब ने बहुत पैसा खाया है इसमें। ठीक है, और आज तक किसी भी आरोपी गणों को पकड़ा नहीं गया है। कैमरे में टीआई साहब बैठे हैं, जानबूझकर आरोपी गणों को बैठाला गया है इनके द्वारा। आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। यदि इस आंदोलन में यदि आज आवेदन दिया हमने, 7 दिन में यदि कार्रवाई नहीं होती है तो खंडपीठ ग्वालियर को कार्रवाई करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भिंड से अगली अहम खबर है। पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने है। हथियार के साथ आरोपी गिरफ्तार किया गया। पुलिस का लगातार अभियान जारी है। आरोपियों की जानकारी पुलिस खंगाल रही है। तो भिंड से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस की बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। रुक करेंगे अगली खबर का। रायपुर से अहम खबर है। प्रदेश ने जारी किया है नियुक्ति का आदेश। संभाग प्रभारियों और सह प्रभारी की नियुक्ति का आदेश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर से खबर आपको दिखाने। रायपुर की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता नवीन मार्कंडे को मिली है। वहीं बस्तर का प्रभार यशवंत जैन को दिया गया है। बिलासपुर की जिम्मेदारी जगदीश रामू रोहरा को मिली है। संगठन प्रदेश महामंत्री पवन साय ने जारी किया आदेश। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से अहम खबर। रायपुर की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता नवीन मार्कंडे को मिली है। रायपुर की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता नवीन मार्कंडे, जबकि अन्य लोगों को भी जिम्मेदारियां मिली हैं। बिलासपुर की जिम्मेदारी जगदीश रामू रोहरा को मिली है। संगठन प्रदेश महामंत्री पवन साय ने जारी किया आदेश। बस्तर का प्रभार यशवंत जैन को मिला है। रायपुर की जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता नवीन मार्कंडे को मिली है। और अगली खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है। कल
जौनपुर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आपको बता दें मंत्री गिरीश चंद्र यादव के आवास जाएंगे सीएम। समसपुर पनियारिया गांव पहुंचेंगे सीएम योगी। कल सुबह 11:20 पर जौनपुर पहुंचेंगे सीएम। कल सुबह 11:20 पर पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। जौनपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं। समसपुर पनियारिया गांव पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। मुख्यमंत्री योगी का गोरखपुर दौरा। गोरखपुर दौरे का दूसरा दिन आज एमपी शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री। 93वें संस्थापक सप्ताह समारोह का आज समापन। एमपी शिक्षा परिषद के समापन समारोह में आज मुख्यमंत्री शामिल। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बरेली से है। बरेली में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कल मुख्यमंत्री योगी करेंगे दौरा। सुरक्षा में लगेंगे 1200 से अधिक पुलिसकर्मी। डिप्टी सीएम बरेली में समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री भी विकास कार्यों की प्रगति जानेंगे। डिप्टी सीएम बरेली में समीक्षा बैठक करेंगे। कल मुख्यमंत्री योगी करेंगे दौरा। तो कल बरेली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। डिप्टी सीएम बरेली में समीक्षा बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री विकास कार्यों की प्रगति भी जानेंगे। तो बरेली में आज डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जबकि कल मुख्यमंत्री दौरे पर रहेंगे। आज डिप्टी सीएम बरेली पहुंचेंगे और कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुरक्षा में 1200 पुलिसकर्मी लगाए जाएंगे। डिप्टी सीएम बरेली में समीक्षा बैठक करेंगे। कल मुख्यमंत्री भी अहम दौरे पर बरेली जाएंगे और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अहम खबर है। यूपी में जनगणना की प्रस्तावित तैयारियां शुरू। जनगणना के लिए शहरी क्षेत्र का नया नक्शा बनेगा। 20 दिसंबर तक निदेशालय को देनी होगी सूचना। 15 साल बाद होने जा रहा है देश में जनगणना का काम। सभी निकायों में जिलों के प्रस्तावों को निदेशालय को भेजा जाएगा। कागजों की जानकारी देने के साथ नक्शा अनिवार्य। नगर के आसपास के राजस्व गांव के उपलेख किया जाएगा। 15 साल बाद होने जा रहा है देश में जनगणना का काम। तो इससे पहले 2011 में जनगणना हुई थी। कागजों की जानकारी देने के साथ नक्शा अनिवार्य। नगर के आसपास के राजस्व गांव की उपलेख भी किया जाएगा। तो लखनऊ से अहम खबर। यूपी में जनगणना की प्रस्तावित तैयारियां शुरू। 15 साल बाद देश में जनगणना की तैयारी। 20 दिसंबर तक निदेशालय को देनी होगी सूचना। 15 साल बाद होने जा रहा है देश में जनगणना का काम।
नगर के आसपास राजस्व गांव का उल्लेख भी किया जाएगा। यूपी में जनगणना की प्रस्तावित तैयारियां शुरू हुई हैं। 15 साल बाद देश में जनगणना की तैयारी हो रही है। इससे पहले 2011 में जनगणना हुई थी। 20 दिसंबर तक निदेशालय को अब देनी होगी सूचना। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद से अहम खबर। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते बाबू को गिरफ्तार किया। रिश्वत लेते बाबू राजीव गुप्ता रंगे हाथों गिरफ्तार किए गए हैं। राजीव गुप्ता को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। अमरीक सिंह नाम के शख्स की शिकायत पर यह कार्रवाई की गई है। डीआईसी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट के पद पर तैनात था। किसी सोसाइटी के चुनाव को कराने की एवज में मांगे थे पैसे, तो 50,000 की रिश्वत लेते राजीव गुप्ता रंगे हाथों पकड़ा गया है। राजीव गुप्ता को 50,000 की रिश्वत के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। डीआईसी डिपार्टमेंट में असिस्टेंट के पद पर तैनात था राजीव गुप्ता। किसी सोसाइटी के चुनाव को कराने की एवज में मांगे थे 50,000 रुपए। तो फरीदाबाद से अहम खबर। एंटी करप्शन टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तारी की है। ₹50,000 रिश्वत के मांग रहा था। एक कमेटी के इलेक्शन कराने की रेंज में 50,000 रुपये में रेड एंड हो गया है। ये सहायक असिस्टेंट वो है अपना राजीव गुप्ता। सर कहाँ कौन सा डिपार्टमेंट में सर ये डिपार्टमेंट है इनका डीआईसी। अच्छा सर किससे रिश्वत मांग रहे थे सर? ये रिश्वत इसलिए मांग रहे थे कि भाई आप उनमें सदस्यता जोड़ देंगे और उसके उसमें 50,000 रुपये आप मुझे दो और मैं इसमें शिकायतकर्ता कौन है सर? शिकायतकर्ता अमरीक सिंह। सर ये राजीव क्या डेजिग्नेशन है? कॉलोनी फरीदाबाद के। सर कैसे आपने रेड एंड पकड़ा सर? किस तरीके से पकड़ा आपने? तो जो कैसे जांच किया? जो दरखास्त दी, दरखास्त के माध्यम से और अपना जो टीम गठित करने के बाद उसको तुरंत रेड एंड यहाँ गाजी के सामने। सर कहाँ से यहीं पर रिश्वत ली जा रही थी? बीके चौक से सर। और अगली खबर का रुख करेंगे। लखनऊ से हम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की खबर। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार किए गए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार किए गए हैं। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने नूतन ठाकुर को फोन पर दी सूचना। देवरिया में एफआईआर दर्ज, प्रकरण में ले गई है पुलिस। तो पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार किए गए हैं। एफआईआर मामले में आईओ के बारे में पता करने की कोशिश की। पुलिस ने कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी है, रेस बनाकर रखा हुआ है। एफआईआर में नूतन ठाकुर को भी आरोपी बनाया गया है। तो पूर्व आईपीएस और जन अधिकार सेना के अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने नूतन ठाकुर को भी इसमें आरोपी बनाया है। फिलहाल फोन के द्वारा नूतन ठाकुर को सूचना दी गई है। तालकटोरा थाने के प्रभारी ने फोन कर सूचना दी है। तो लखनऊ से अहम खबर। पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर गिरफ्तार किए गए हैं। इस वक्त की अहम खबर
लखनऊ से आपको दिखा रहे पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने नूतन ठाकुर, जो उनकी पत्नी है, अधिवक्ता भी हैं, उनको फोन कर सूचना दी है। ताल कटोरा थाने के प्रभारी ने फोन कर सूचना दी है। आपको बता दें देवरिया में एफआईआर दर्ज प्रकरण में पुलिस ने गिरफ्तारी की है। एफआईआर मामले में आईओ के बारे में पता करने की कोशिश की। पुलिस ने कोई अभी जानकारी नहीं दी है। रहस्य जो है वो बनाकर रखा गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। एफआईआर में नूतन ठाकुर को भी आरोपी बनाया गया है। तो पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर को गिरफ्तार किया गया है, ये जानकारी सामने आ रही है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हापुड़ से अहम खबर है, पुलिस ने अवैध वाहनों पर कसा है शिकंजा। 100 से ज्यादा के चालान कटे हैं, 30 वाहन सीज किए गए हैं। धौलाना में 28 चालान काटे गए हैं, जबकि 8 वाहनों को सीज किया गया है। गढ़मुक्तेश्वर में 35 चालान किए गए हैं, 11 वाहनों को सीज किया गया है। तो ये पुलिस ट्रैफिक विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। गढ़मुक्तेश्वर में 35 चालान, जबकि 11 वाहन सीज किए गए हैं। हापुड़ से अहम खबर, पुलिस ने अवैध वाहनों पर कसा है शिकंजा। तो हापुड़ से इस वक्त की अहम खबर, पुलिस ने अवैध वाहनों पर शिकंजा कसा है। धौलाना में 28 वाहनों के चालान किए गए हैं, जबकि 8 वाहनों को सीज किया गया है। गढ़मुक्तेश्वर में 35 चालान किए गए हैं, 11 वाहन सीज किए गए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर बुलंदशहर से, जहां पुलिस अधीक्षक देहात डॉक्टर तेजवीर सिंह ने आपको बता दें बुधवार को अहमदगढ़ थाने का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने के विभिन्न रजिस्टरों और अभिलेखों की जांच की है। एसपी देहात ने थाने परिसर और कार्यालय की उत्कृष्ट साफ सफाई व्यवस्था देखकर थाना प्रभारी की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने थाने में लंबित पड़ी विवेचनाओं पर भी ध्यान केंद्रित करने और संबंधित दारोगाओं को कड़े निर्देश दिए। वे गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए इन विवेचनाओं का शीघ्र निस्तारण करें, ये निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद एसपी देहात डॉक्टर सिंह ने अहमदगढ़ थाना परिसर में क्षेत्र के संभ्रांत नागरिकों के साथ शांति समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक भी की। बैठक के दौरान उन्होंने उपस्थित लोगों को साइबर क्राइम, महिला अपराधों और सड़क यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया है। एसपी देहात ने क्षेत्र के संभ्रांत लोगों से यह भी अपील की है कि वे समाज में होने वाली छोटी मोटी घटनाओं और विवादों को आपसी बातचीत से निपटाने का प्रयास करें, ताकि वे थाने तक न आए। इस दौरान अहमदगढ़ थाना प्रभारी समेत थाने का समस्त स्टाफ मौजूद रहा। का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया है और निरीक्षण के दौरान थाने के सभी अभिलेखों के रखरखाव की स्थिति की समीक्षा की गई है। साथ ही थाना परिसर, थाने की बैरक, भोजनालय और सभी चीज़ों की मेरे द्वारा एक रिव्यू किया गया है। साथ ही थाना परिसर में संभ्रांत नागरिकों के साथ एक शांति समिति की बैठक भी की गई है। इस बैठक के माध्यम से मेरे द्वारा जन सामान्य से अपील की गई है कि वे पुलिस को सहयोग करें अपराध और आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण लाने हेतु। साथ ही यहाँ बैठक में मौजूद व्यक्तियों को मेरे द्वारा साइबर अपराध के लिए पुलिस के द्वारा किए जा रहे जागरूकता संबंधी कार्यों के बारे में, खासकर साइबर हेल्पलाइन के बारे में अवगत कराया गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महाराजगंज से अहम खबर है, नेपाल में 2 दिनों से कस्टम एजेंटों का हड़ताल जारी। भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाहनों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही। नेपाल में बंसार कार्यालय के एजेंट कर रहे हैं विरोध। नए जुर्माना
एवं दंड प्रावधानों के विरोध में सीमा पर बढ़ी ड्राइवरों की परेशानी, कई घंटों से फंसे हैं वाहन। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून से अहम खबर है। धामी मंत्रिमंडल की बैठक आज दोपहर 12 बजे राज्य सचिवालय में होगी यह अहम बैठक में लगभग 1 दर्जन प्रस्ताव आने की संभावना है। बैठक में अधिवक्ताओं से जुड़े प्रस्तावों पर हो सकता है अहम फैसला। तो देहरादून से अहम खबर, धामी कैबिनेट की बैठक आज, बैठक में लगभग 1 दर्जन प्रस्ताव आने की संभावना जताई जा रही। बैठक में अधिवक्ताओं से जुड़े प्रस्ताव पर हो सकता है फैसला। तो देहरादून से अहम खबर, धामी मंत्रिमंडल की अहम बैठक आज। बैठक में लगभग 1 दर्जन प्रस्ताव आने की संभावना। अगली खबर का रुख करेंगे लालकुआं से। अहम खबर है, 2 बाइकों की भीषण टक्कर हुई। हादसे में 3 युवक घायल हुए हैं। पुलिस हादसे को लेकर जांच में जुटी हुई है। लालकुआं कोतवाली चौराहे पर यह टक्कर हुई है। 2 बाइकों में भीषण टक्कर हुई है। लालकुआं से खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस हादसे को लेकर जांच में जुटी हुई है। लालकुआं कोतवाली चौराहे पर यह टक्कर हुई है। दो बाइकों में भीषण टक्कर हुई। लालकुआं से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रुकेंगे अगली खबर का खबर देहरादून से, जहां पिछले दिनों लगातार बढ़ रहे वन्यजीव हमलों को लेकर प्रदेश सरकार गंभीर नजर आ रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जंगली जानवरों के हमलों से कई दर्दनाक घटनाएं सामने आई हैं, जिन पर सरकार लगातार निगरानी रखे हुए है। उन्होंने बताया कि वन मंत्री और वे स्वयं अधिकारियों के साथ निरंतर बैठकें कर रहे हैं और प्रभावित इलाकों में टीमों को तुरंत भेजा जा रहा है।
सीएम धामी ने कहा कि हालात, जरूरत और परिस्थिति को देखते हुए सरकार हर संभव सहायता देने को तैयार है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वन विभाग के सभी अधिकारी और कर्मचारी अलर्ट मोड पर काम कर रहे हैं। जो लोग वन्य जीव हमलों में घायल हुए हैं उनके उपचार का पूरा खर्च सरकार द्वारा किया जा रहा है। सीएम धामी ने कहा कि यह कठिन समय है और सरकार पीड़ित परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है। जानमाल की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। जिस तरह से भालू का भी कुछ आतंक बढ़ा है, काफ़ी नुकसान हुआ है, जानमाल की हानि हुई है, हम उन सब परिवारों के साथ खड़े हैं। हमारी सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ, वन मंत्री जी ने भी उसके लिए अलग से बैठक भी बुलाई है, मैंने भी अपने स्तर से बैठक करी है। हमारे अधिकारीगण भी क्षेत्रों में जा रहे हैं, सभी DFO, STO, रेंजर, सबकी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है और जहाँ पर जैसा देश काल परिस्थिति हो उसके अनुरूप लोगों को बचाने के लिए, लोगों की सहायता के लिए सभी आगे आएंगे। और हमने जो इन हमलों में घायल होने वाले थे उनके लिए भी सभी इलाज का प्रबंध सरकार की तरफ से करने का पूरा इलाज सरकार उनका करवाएगी। हम हर तरीके से उन परिवारों के साथ, सब पीड़ितों के साथ खड़े हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तरकाशी से, जहां उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष बॉबी पवार ने युवा कल्याण अधिकारी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए और बॉबी पवार ने अपने समर्थकों के साथ युवा कल्याण विभाग में तालाबंदी कर दी। निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर बॉबी पवार भारी पुलिस सुरक्षा के बीच जिलाधिकारी प्रशांत आर्य से मुलाकात करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं दूसरी तरफ युवा कल्याण विभाग में कार्यरत कई PRD स्वयंसेवकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर बॉबी पवार मुर्दाबाद के नारे लगाए, क्योंकि इन स्वयंसेवकों को लग रहा है कि उनके रोजगार पर प्रभाव पड़ने वाला है। बॉबी पवार का कहना है कि हमारी किसी व्यक्ति विशेष से कोई द्वेष नहीं है, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि जो भ्रष्टाचार युवा कल्याण विभाग में हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच तक युवा कल्याण अधिकारी को कहीं अन्यत्र अटैचमेंट किया जाए। वहीं युवा कल्याण में PRD स्वयंसेवकों का कहना है कि बॉबी पवार युवा कल्याण अधिकारी पर अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं। निदेशालय के लिए हम पत्र भेज रहे हैं, साथ ही 2 बिंदुओं पर जांच जिला स्तर पर होनी है। इसकी कार्रवाई भी शुरू की जा रही है, जल्दी ही जांच कमेटी बनाई जाएगी। सामने आई है, उसमें रिपोर्ट भी दी गई और रिपोर्ट के अनुसार जो बिंदु है उसमें जो निदेशालय से संबंधित बिंदु 5 बिंदु है कर रहा हूँ। साथ ही जो जिले स्तर के मेरे स्तर से जांच कराई जानी है उसको मैं जिले स्तर में जांच की एक समिति प्रस्तावित कर रही हूँ। कब तक? जो अनियमितताएं हमारे सामने आई थी, हमने उसके साक्ष्यों के आधार पर जांच की मांग की है। उसमें 5 बिंदु है। उन 5 बिंदुओं में जो 2 बिंदु जिलाधिकारी स्तर के थे तो उन्होंने उसमें समिति बनाकर जांच करवाने के लिए आदेश कर दिए हैं और इसके अलावा जो 3 बिंदु डायरेक्टर के स्तर के हैं उसमें भी उनके लिए वो मार्क करके उन्होंने भेजा है। तो मैं चाहूँगा कि ये हमारी जो लड़ाई है किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, एक सिस्टम के खिलाफ है, जो सिस्टम बिगड़ा हुआ सिस्टम है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देवरिया से है, जहां लार थाना क्षेत्र के ग्राम बरडीहा दलपत में रघुवीर बाबा स्थान के पास युवक का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक राहुल की मां की तहरीर पर स्थानीय पुलिस द्वारा संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस की टीम मामले की जांच में जुटी है। इस प्रकरण का पुलिस ने सफलतापूर्वक खुलासा कर लिया है। बताया जाता है कि मामले की विवेचना के दौरान अनेक महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में आए हैं। इसी क्रम में पुलिस को मिले तकनीकी साक्ष्यों तथा मुखबिर की सटीक सूचना के आधार पर 2 आरोपितों अखिलेश यादव उर्फ मिंकल पुत्र चंद्रशेखर यादव थाना लार जनपद देवरिया तथा परमेश्वर उरांव पुत्र बुधवा उरांव थाना कैरो जनपद
लोहरदगा झारखंड को ग्राम धारी स्थित अमित ईट भट्टा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बाबत अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी सुनील कुमार सिंह ने बताया कि पूछताछ के दौरान दोनों आरोपितों की राहुल की हत्या में संलिप्तता की पुष्टि हुई है। पुलिस टीम ने घटना का सफल अनावरण करते हुए आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित की है। दिनांक 27/2024 को थाना लार के ग्राम बरडीहा दलपत स्थित रघुवीर बाबा स्थान के पास से 100 संदिग्ध अवस्था में मिलने के संबंध में मृतक के मां की तहरीर पर थाना स्थानीय पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान प्रकाश माय अभियुक्तगण अखिलेश यादव उर्फ मिंकल पुत्र चंद्रशेखर यादव निवासी ग्राम बरडीहा दलपत थाना लाल जनपद देवरिया तथा परमेश्वर उरांव पुत्र बुधुआ उरांव ग्राम खरका थाना कैरो जनपद लोहरदगा झारखंड को गिरफ्तार किया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में जिला अधिकारी शबिन बंसल की विशेष पहल और लगातार मॉनिटरिंग से जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सेवाओं में उल्लेख सुधार दर्ज किया गया है। मातृत्व व शिशु स्वास्थ्य को सुदृढ़ करते हुए स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट को 6 बेड से बढ़ाकर अब 2 मदर वार्डों के साथ दोगुनी क्षमता में विकसित किया गया है। यूनिट में आधुनिक उपकरण, स्टाफ रूम और 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी से उपचार व्यवस्था मजबूत हुई है। आपको बता दें, एसएनसीओ में अब तक 491 नवजातों का सफल उपचार किया जा चुका है। गंभीर शिशुओं हेतु जिलाधिकारी की ओर से एक डेडिकेटेड वाहन की उपलब्धता भी सुनिश्चित कराई गई है। इसी सप्ताह 2 नवजातों को इको टेस्ट के लिए कोरोनेशन अस्पताल भेजा गया। जिला चिकित्सालय में आधुनिक ब्लड बैंक भी अंतिम चरण में है और जल्द जनता को समर्पित किया जाएगा। जिलाधिकारी के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत करने के प्रयास जारी हैं। राजधानी का जिला है। यहाँ पर अभी तक हमारे जिले के किसी भी अस्पताल में सरकारी सिस्टम में एसएनसीयू नहीं था। ऑनरेबल सीएम के इसमें सख्त निर्देश थे कि ये त्वरित रूप से हमें ये सुविधा शुरू करनी है। तो इसी क्रम में लास्ट ईयर सारे संसाधन उपलब्ध करवाते हुए, डॉक्टर्स नर्सिस की रिक्रूटमेंट करते हुए हमने 6 बेड का एसएनसीयू शुरू किया था और जिससे जो हमारा संस्थागत प्रसव है उसमें भी इजाफा हुआ था, क्योंकि पहले एसएनसीयू नहीं था कि जब जो नवजात शिशु है उसको एकदम आईसीयू की जरूरत पड़ती है, तो यदि वो नहीं होगा तो फिर रेफरल हो रहे थे केसेस। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से है, जहां आगामी 2027 विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी चुनाव के गणित पर जोर दे रही है। एक वोट का कितना महत्व है ये सभी को बताया जा रहा है। पिछले चुनाव में हार वाली सीटों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में थोड़ा वक्त है, लेकिन चुनावी जंग तो एसआईआर के साथ शुरू हो गई है। रैली जनसभा से पहले वोटों की गणित में आगे निकलने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दास जोशी ने बताया कि एक वोट का महत्व क्यों है, वोट डलवाने से पहले मतदाता सूची में वोट रहने की अहमियत कितनी है। विपक्ष भले ही एसआईआर का विरोध कर रहा है, पर उतनी ही शिद्दत से वह अपना काम मजबूत भी बनाए रखना चाहता है। अपने परंपरागत मतदाताओं को सूची में बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। अभी जो अवसर है उसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। अब देखना होगा कि उनके जनप्रतिनिधि संगठन की जिम्मेदारी से कितनी ईमानदारी से आगे ले जाते हैं। जनता पार्टी उन गाँव में भी आबाद करने की दिशा में, उन गाँव में जनगणना कराने के संबंध में, उन गाँव में ज़्यादा से ज़्यादा वोटर बनाने के सिलसिले में भी कार्य कर रही है। इसलिए हमने अपने समस्त कार्यकर्ताओं को ये बात कही है और कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर निश्चित रूप से नए वोटरों को जोड़ने का प्रयास करेगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देहरादून से है, जहां एसएसपी देहरादून के सख्त राजनीति के चलते चोरी की घटना में शामिल ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय को नेहरू कॉलोनी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बढ़ती शिकायतों को देखते हुए एसएसपी ने हाल ही में डिलीवरी बॉयज की सघन चेकिंग के निर्देश दिए, जिसका प्रभाव इस कार्रवाई में साफ दिखा। अभियुक्त राहुल नौटियाल ने दुकानों से नोटों की मालाएं और बड़ी मात्रा में सिक्के चोरी किए थे। पुलिस ने उसके कब्जे से 71 नोटों की मालाएं
1140 10 रुपए के सिक्के और 140 5 रुपए के सिक्के कुल 24,600 बरामद किए हैं। सीसीटीवी फुटेज, रेकी और मुखबिर सूचना के आधार पर पुलिस ने आरोपी को दबोचा है। पूछताछ में उसने स्वीकार किया है कि वो नशे का आदी है और खर्च पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम देता था। डिलीवरी के दौरान रास्ते में दुकानों व मकानों की रेकी कर मौके को तलाशता था। पुलिस ने आरोपी पर नेहरू कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर देहरादून से है, जहां एसएसपी देहरादून ने जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक कर आगामी क्रिसमस व नववर्ष के शीतकालीन पर्यटक सीजन के लिए सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। आपको बता दें, सीसीटीएनएस पोर्टल की समीक्षा करते हुए एसएसपी ने सभी थानों को सूचनाएं समय से अपडेट करने के निर्देश दिए हैं तथा लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। मसूरी सहित सभी पर्यटन स्थलों पर संभावित भीड़ को देखते हुए प्रभावी ट्रैफिक प्लान, संवेदनशील क्षेत्रों की मैपिंग और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के आदेश दिए गए हैं। पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित अभियानों की भी बैठकें की गई हैं। बैठक की समीक्षा हुई है, जिसमें एसएसपी ने अधीनस्थों को अधिक प्रभावी कार्रवाई के लिए तथा लापरवाही मिलने पर जिम्मेदारी तय करने के स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कोटद्वार से, जहां चंडीगढ़ के पीजीआई की तर्ज पर एक पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट खोलने की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए उत्तराखंड विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजा गया है और केंद्र से मंजूरी मिलते ही निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा, जिससे क्षेत्र के स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा में बड़ा सुधार आएगा। कोटद्वार से विधायक और विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने बताया कि इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है और 16वें वित्त आयोग से मंजूरी मिलने की उम्मीद है। अगली खबर देहरादून से, जहां दून पुस्तकालय एवं शोध केंद्र में वरिष्ठ साहित्यकार हरिचंद निमेश के नए उपन्यास कर्तव्य पथ का लोकार्पण एवं समीक्षा चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार और गीतकार डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र तथा अध्यक्ष डॉक्टर MR सकलानी रहे। अतिथि वक्ताओं प्रोफेसर जयपाल सिंह, डॉक्टर रमेश पाल और अन्य साहित्यकारों ने उपन्यास को सामाजिक परिवेश, परंपरागत प्रवृत्तियों और कर्तव्य बोध से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने वाला महत्वपूर्ण कथानक बताया। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र ने उपन्यास को समकालीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन का महत्वपूर्ण दस्तावेज बताया, जबकि डॉक्टर सकलानी और डॉक्टर राजेश पाल ने इसे युवा पीढ़ी के लिए कर्तव्य और नैतिकता को समझने वाली प्रेरक रचना कहा। रुक करेंगे अगली खबर का। खबर देहरादून से, जहां स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देहरादून के परेड मैदान में स्वदेशी महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर स्वदेशी महोत्सव का शुभारंभ किया है। स्मृत विकास संस्थान द्वारा आयोजित स्वदेशी महोत्सव को लेकर कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने शुभारंभ के मौके पर पहुंचकर विभिन्न स्वदेशी स्टॉलों का निरीक्षण किया है। 14 दिसंबर तक चलने वाले स्वदेशी महोत्सव को लेकर डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश स्वदेशी उत्पाद को बढ़ाने में सहयोग कर रहा है और हमारा भी पूरा प्रयास है कि स्वदेशी उत्पादों को अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाए। मुझे बुलाया गया और मैं कह सकता हूं कि जो पूरे भारतवर्ष में इस बार स्वदेशी का अभियान चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी की भी बड़ी वो है कि भाई हमारे जो स्वदेशी उत्पाद है उनकी ब्रांडिंग की जाए, लोग उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदें। इसी पर स्वदेशी मेले आयोजित किए गए हैं और मैं अपने सुरेंद्र जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। फिलहाल खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।